हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, जीएस की क्लास 2 है जो कि आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है और पूछे गए प्रश्न है आयोग द्वारा, यूपी ट्रिपल सी आयोग द्वारा। हालांकि कुछ दोस्तों को कहना है कि हैंड रिटन नोट्स से कराएं, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी हम हैंड रिटन नोट्स नहीं करा पा रहे हैं। सो उसके लिए सॉरी। और अभी हम किसी बाहर हैं, समस्या में हैं, तो आज हमारा ये अंतिम क्लास है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जितना भी करा दिया गया है आप उतना सारा रिवीजन करें। और जब अंतिम समय दिन हो एग्ज़ाम के तो नया नहीं पढ़ना चाहिए। ये अंतिम क्लास है और जितना आपने पढ़ा है उसको जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें, उतना बेनिफिट है। और इस बात पे भरोसा रखें। और आने वाले आपका जो एग्ज़ाम 29 जून को होगा, एडमिट कार्ड आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सेंटर कहाँ गया है। तो दूर ही गए हैं, 1 दिन पहले जाना पड़ेगा। कम समय है, आप रिवीजन करें। और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए अभी से मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। मेहनत करें और आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। सो थैंक यू। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न पहला। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न कह रहा है कि जो वेद का अंतिम भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, याद रखेंगे, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों की चर्चा की जाती है। ये ज्ञान कांड में आते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया? आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव या संस्थापक बाबर हैं। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर है। ठीक है। मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर, याद रखेंगे। और इन्होंने 1526 का पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये भी याद रखेंगे। तो खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा को हराया। ठीक है। कब हुआ? 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। यह युद्ध मुगलों के भारत में स्थायी सत्ता की स्थापना की दिशा में निर्णायक था। पूछा जा सकता कि जो बाबर ने युद्ध रहे उनमें से कौन सा युद्ध निर्णायक साबित रहा जो उनकी सत्ता को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए? तो आप याद रखेंगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। तो ये सीधा सीधा मिलान करके रखा है। आप याद रखेंगे सिंधिया उज्जैन से संबंधित हैं, होलकर इंदौर के थे, गायकवाड़ों का संबंध बड़ौदा से था और भोंसले का संबंध नागपुर से था। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में नियुक्त किया गया। और पहली महिला कौन है जो बौद्ध धर्म को में बौद्ध संघ में शामिल होने वाली? तो गौतम बुद्ध जी की जो मौसी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, प्रजापति गौतमी पहली महिला थी। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? याद रखेंगे। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये बात देखें। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, सामग्री किस टाइप की है उस पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ क्वेश्चन के सीक्वेंस में ना जाना। ठीक है। इनको ध्यान ना देना। तो कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर इसकी बात करें तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। कच्चे आमों में खट्टापन टार्टरिक, साइट्रिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है, लेकिन जिसमें से टार्टरिक एसिड प्रमुख होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? ठीक है। तो भूमिगत जल को मापना चाहते हैं और उस जल की गुणवत्ता को जांचने के लिए पीजोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पीजोमीटर। ये उपकरण भूजल और दबाव मापने के लिए उपयोग होता है तथा जल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु सैंपल भी लेता है।
क्लियर है? पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानव के बीच में जो दो न्यूरॉन हैं, इनके बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। मानव मस्तिष्क में जो दो न्यूरॉनों के बीच का जो अंतर होता है, उसको सिनेप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं? तो कह रहा है कि किस रेगिस्तान में रेत के टीले जो लगभग 250 मीटर ऊंचे हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो याद रखेंगे, ये आपका रब अल खली रेगिस्तान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रब अली खली रेगिस्तान। रब अल खली, जिसे हम एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है, ठीक, अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है। किस प्रायद्वीप में है? अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सतत रेतीला रेगिस्तान है, जहाँ पर 250 मीटर तक ऊंचे रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? कांडला में ईपीजेड की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा अर्जन करना था। यह एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के किस प्रसंस्करण का उद्देश्य, कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य कामगार और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा। ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना है, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे या कहे जाते हैं? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक के रूप में जाना जाता है। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी पूछा जा सकता है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में लिखी गई, जिसमें इन्होंने नियोजित आर्थिक विकास की वकालत की। इसी कारण उन्हें भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण में, ऑपरेशन फ्लड आप जानते हैं किससे संबंधित है? इसका संबंध मिल्क से है। इसका संबंध मिल्क से है। में 4 भारत के महानगरों को जोड़ा गया था। ये जो पहला ऑपरेशन फ्लड हुआ था, इसका पहला जो चरण हुआ था, इसमें 4 भारत के महानगरों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसका हिस्सा नहीं था? अब हमें वो 4 महानगर पता होने चाहिए, ठीक है, तभी तो कर सकते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 के पहले चरण में 4 महानगर कौन कौन से थे, ये अगर हम देखें तो दिल्ली शामिल था, मुंबई था, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, इस तरह से कुछ सीक्वेंस बनना है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ठीक, जोड़ा गया था। बेंगलुरु इसमें शामिल नहीं था, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ये आपकी गंतव्य आधारित कर होता है, जिसे हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय आंदोलन की घटनाओं को उनके वर्ष से मिलान कीजिए, क्लियर है? बारदोली सत्याग्रह या बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लीड किया गया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया। मेनली गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगर गांधी जी ऑप्शन ना हो तो महिलाओं द्वारा, क्लियर है? महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोआखली की यात्रा महात्मा गांधी द्वारा 1940 में की गई। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कब किया?
तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918, इस बात को याद रखेंगे। स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो बारडोली सत्याग्रह 1928, सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किसानों का सफल कर विरोध आंदोलन, ठीक है। नोआखली यात्रा 1940 में गांधी जी ने बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां जाकर शांति की अपील की। लंगोटी पहनना 1921 में स्टार्ट किया। गांधी जी ने भारतीय खादी को अपनाने का संदेश देने के लिए पश्चिमी वस्त्र त्यागे। पश्चिमी वस्त्र मतलब वही विदेशी कपड़ों को त्यागा। अहमदाबाद हड़ताल की अगर हम बात करें तो गांधी जी द्वारा किया गया, ये मिल मजदूरों और मालिकों के बीच का एक हड़ताल थी और गांधी जी द्वारा मध्यस्थता की गई। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 दो विभागों में विभाजित किया गया था, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो दो भागों में विभाजित किया गया था। तो कह रहा है कि इसका दूसरा भाग कौन सा है, तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम का दूसरा भाग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया था। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश संसद ने बनाया था, किसके लिए, भारत के लिए बनाया गया था। सबसे विस्तृत और सबसे लंबा कानून है। इसके दो प्रमुख भाग बनाए गए। पहला भाग भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा भाग बर्मा सरकार अधिनियम 1935। इसका उद्देश्य था भारत और बर्मा, यानी कि जो अब बर्मा को अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, एक अलग प्रशासनिक ढांचा देना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में, आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो आंध्रा के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इस क्षेत्र के आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री के रूप में अधिकतम कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है और उसे मंत्री बना दिया गया, तो वो कितने दिनों तक के लिए या कितने समय के लिए मंत्री बन सकता है। तो वो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। 6 महीने के बाद उसे सदस्यता लेनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, अब ये आर्टिकल याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 75(5) के अनुसार कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 महीने तक मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा वह पद छोड़ना होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला उच्च न्यायालय कौन सा है। ये प्रश्न पहले ही कराया जा चुका है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला उच्च न्यायालय आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय, याद रखेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी है। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। ये पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच के माध्यम से काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, ठीक है। तो ये अधिनियम दिसंबर 1922 में पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के लिए किया गया था, जबकि 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों के लिए पारित किया गया था। ये दोनों संशोधन दिसंबर 1992 में पारित हुए, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुए, इस बात को याद रखेंगे। और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू समिति 1928, ठीक। तो मोतीलाल नेहरू समिति कब बनी, गठित हुई 1928 में हुई। ने कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट, जिसे हम मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट 1928 में एक संविधान के प्रारूप का प्रस्ताव रखा था, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक सूची शामिल थी। ये भारत में अधिकारों के बिल का पहला औपचारिक प्रारूप था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है? ठीक है, तो नाबार्ड आपका डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है, याद रखेंगे। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट वे संस्थान होते हैं जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें बैंक और क्रेडिट यूनियन, ये क्या है? आपके डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट हैं। नाबार्ड की अगर हम बात करें, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक विकास वित्तीय संस्थान है, न कि डिपॉजिटरी संस्थान। यह मुख्यतः ग्रामीण विकास और कृषि वित्त में कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारत के अधिराज्य विधानमंडल ने किस धारा के तहत कानून बनाए? याद रखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगेन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारत के अधिराज्य विधानमंडल ने किस धारा के तहत कानून बनाए? तो धारा 100 के तहत बनाए। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 100 के तहत अधिराज्य संसद का केंद्र और प्रांतों के लिए विधायी शक्तियां प्रदान की गई थीं। 1947 से 1949 तक, जब तक नया संविधान लागू नहीं हुआ, भारत इसी कानून के अनुसार शासित होता रहा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, ये अगेन वही प्रश्न आगे, ठीक है। अंतिम अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज हेतु असहयोग आंदोलन की बात की थी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में की? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में की, इस बात को याद रखेंगे। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विदेश अधिवेशन हुआ, जहां गांधी जी ने नेताओं को खिलाफत आंदोलन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वीकृति मिली, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन है? खुदाई खिदमतगार इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम बादशाह खां भी कहते हैं, याद रखेंगे। खुदाई खिदमतगार का संगठन किया। स्पष्टीकरण देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, कभी कभी फ्रंटियर गांधी भी लिखा होता है, याद रखेंगे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह संगठन अहिंसात्मक तरीकों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करता था। NWPF अब पाकिस्तान में सक्रिय था, ठीक। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? आप जानते हैं 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ। लाला हरदयाल, ठीक है, संस्थापक हैं। सैन फ्रांसिस्को में इसका संगठन हुआ। 1913 में भारतीय प्रवासियों द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र करना था। पार्टी का मुख्य पत्र भी गदर नाम से छपता था। अगला प्रश्न क्या करा है? सिरुई, जिसे हम सिरो, कुमुदनी या लिली भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कुमुदनी या लिली भारत के किस राज्य में पाई जाती है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत के मणिपुर में पाई जाती है, याद रखेंगे। सिरुई लिली केवल मणिपुर राज्य के सिरुई पहाड़ियों में पाई जाती है। किस लिली की बात कर रहा है? सिरुई लिली की बात कर रहा है। तो मणिपुर के सिरुई पहाड़ियों में पाई जाती है। तो अब पूछा जा सकता है कि सिरुई पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये भी याद रखेंगे। तो सिरुई पहाड़ियाँ आपकी मणिपुर में है। यह फूल विशिष्ट है क्योंकि यह केवल मणिपुर में प्राकृतिक रूप से उगता है और भारत में कहीं और नहीं पाया जाता है। इसे राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की ब्रिटिश निर्मित, ये कहाँ पर है? हाँ, संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी, ये बात किसने कही थी? अच्छा प्रश्न है। इस संविधान की जो सभा बनाई गई थी, पहली बार गठित हुई थी, कहा कि ये तो ब्रिटिशों द्वारा निर्मित की गई है। ये सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा की गई, ठीक है। स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें तो सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा के एक सदस्य थे, जिन्होंने सबसे पहले आलोचना की कि यह सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित है और यह उन्हीं योजना के अनुसार कार्य कर रही है।
उन्होंने अपने भाषण में चेताया कि हमें यह समझना चाहिए कि ये सभा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। क्लियर है? अच्छा प्रश्न है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका उद्देश्य काउंसिल राजनीति में भाग लेकर औपनिवेशिक सरकार के भीतर से विरोध करना था। यह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक राजनीतिक मंच थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां गांधी जी ने खिलाफत स्वराज और आंदोलन खुला खिदमतगार, और ये अगेन वही प्रश्न आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, जिसे हम NIBM कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे कब की गई थी? NIBM की स्थापना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से की गई थी। इसका उद्देश्य बैंक प्रबंधन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श प्रदान करना है। यह संस्थान पूरे महाराष्ट्र में स्थित है और बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर ये? पूरे महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2022 तक 12 तक लागू रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। समावेशी और सतत विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखेंगे, ये पॉइंट करके पूछा जा सकता है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका योजना आयोग ने इसे तेजी से और समावेशी विकास नाम दिया। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1991 के नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक प्लान पॉलिसी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो भुगतान संतुलन का समायोजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, इसका हिस्सा नहीं था। अब देखते हैं क्या हुआ 1991 में। 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य 3 स्तंभ थे। ठीक है, कितने स्तंभ थे? 3। उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन थे। ठीक है, LPG जिसे हम लोग कहते हैं ना, LPG। जबकि भुगतान संतुलन आधार एक तत्काल संकट से निपटने के उपाय थे। ठीक है, इसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक ढांचे में बदलाव करता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 359 में प्रावधान है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किसी विशेष अवधि के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के न्यायिक प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अवधि में लोग अदालत में जाकर अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत नहीं करते या नहीं कर सकते। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड किसका परिणाम था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सामुदायिक पुरस्कार आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा यानी कि सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब की गई? 1932 में। किनके द्वारा की गई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के बाद आया था। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों, सिखों, अछूतों आदि को अलग निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरल देने का प्रस्ताव था। इसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया और पूना समझौते हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इस पूना पैक्ट में अगर पूछा जाए हस्ताक्षर किन किन के हुए, तो अंबेडकर जी के हुए और मदन मोहन मालवीय के हुए। इस टाइम गांधी जी जेल में थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो कांग्रेस मंत्रालयों ने
इस्तीफा कब दिया था? 1939 में दिया था, जब ब्रिटिश ने भारत की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तो विरोध स्वरूप कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रालयों ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। याद रखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था? तो 1942 में क्या आया? स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था, जो क्रिप्स मिशन के रूप में आया था। तो चर्चिल सरकार ने 1942 में भारत को स्वतंत्रता के वादे के साथ समर्थन के लिए राजी करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भेजा था, जो असफल रहा। फिर इसके बाद 1946 में क्या आया? 1946 में आया आपका कैबिनेट मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोइरांग शहर कहाँ पर है? मोइरांग आपका मणिपुर में है, याद रखेंगे। तो मणिपुर में इन्होंने आईएनए का ध्वज फहराया, झंडा फहराया, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो नेत्रावती नदी को हम लोग बटवाल नदी के रूप में जाना जाता है। यह नदी कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से से बहती है और बटवाल क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो तुर्की के इस साम्राज्य को ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खलीफा आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ का समर्थन किया, ओटोमन साम्राज्य के खलीफा का समर्थन किया, ताकि वह मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण बना रख सकें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस प्रसिद्ध समझौते के माध्यम से एक साथ आने का निर्णय लिया? तो लखनऊ पैक्ट 1916। आप जानते हैं कि 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम दल और कांग्रेस एक हुए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं, उसे हम कायांतर कहते हैं। ठीक, मोर्फोसिस कहते हैं। टैडपोल एक जलचर जीवन रूप है। टैडपोल क्या है? एक जलचर जीवन रूप है जो धीरे धीरे अंगों का विकास करके पूंछ खोकर और फेफड़े विकसित करके वयस्क मेढक में बदलता है। इस परिवर्तन को हम कायांतर कहते हैं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा संसाधन पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घट रहा है? अच्छा प्रश्न है। जंगल या वन? वन सबसे तेजी से घट रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, खेती और औद्योगिकरण के कारण वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है, जिससे वे सबसे तेजी से घटते प्राकृतिक संसाधनों में शामिल हो गए हैं। जैव विविधता और जलवायु पर भी गहरा असर पड़ता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चबीमुरा, जो गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? चबीमुरा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चबीमुरा आपका त्रिपुरा में स्थित है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चबीमुरा त्रिपुरा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। चबीमुरा कहाँ है? त्रिपुरा में, जिसे हम देवतमुरा भी कहते हैं। यहाँ गोमती नदी के किनारे चट्टानों पर देवी देवताओं की विशाल मूर्तियों की नक्काशी की गई है। यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोमती नदी त्रिपुरा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया की निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपकी केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? तो सर HP चैंपियन द्वारा किया गया। ठीक है, 1936 में किया गया। इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों ये हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा मेल मेटेंड नहीं है, बट हमारा द्वारा यही है उद्देश्य आपके द्वारा कराया जाए। तो सर थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।